श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुस्तक में आप सभी अभिभावकों बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को इंटरमीडिएट समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ वीडियो पोस्ट किया है। आज के इस वीडियो में हम बच्चों आपको समाजशास्त्र सेकंड पार्ट का जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं उस लेसन का नाम सांस्कृतिक परिवर्तन। ये सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है ये हमने आपको पहले बताया है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। सांस्कृतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो मानव के द्वारा निर्मित परंपराएं, आदर्श, विचार, व्यवहार, रीति रिवाज, दशाएं, या आप ये कह सकते हैं कि मानव निर्मित वह समस्त व्यवस्था ही जो है संस्कृति कहलाती है। हमारा जो व्यवहार आपके प्रति प्रदर्शित हो रहा है बच्चों, वही समझ लीजिए संस्कृति है। तो संस्कृति में परिवर्तन हुआ, हमारे आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो कुछ विशेष व्यवस्था समाज में जन्म लेती है। अब वो कौन सी व्यवस्था जन्म लेती है? जैसा कि औपनिवेशिक काल के पहले हम अपनी संस्कृति के प्रति कुछ सजग थे, लेकिन उसमें कुछ बुराइयां आ गई थी। अब उन बुराइयों को ही हम अपनी संस्कृति का अहम रोल मान लिए, जैसे अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, धर्मांधता, जात पात, छुआछूत इत्यादि इत्यादि, छोटी जातियों का शोषण, उनसे दूर होना, उन्हें शिक्षा से वंचित कर देना इत्यादि इत्यादि। इस तरह की जो है हमारे समाज में कुछ व्यवस्थाएं आ गई थी, जो कुछ कमियां आ गई थी। उन कमियों को हम लोगों ने अपनी संस्कृति की अवधारणा मान ली थी। तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग, हमारे कुछ समाज सुधारक लोग बाहर गए, दूसरे देशों में गए, यूरोपीय देशों का भ्रमण किया, वहाँ की संस्कृति का अध्ययन किया, वहाँ के लोगों को जाना, तो उन्हें कुछ अजब सा लगा कि वाह, हम आडंबर और अंधविश्वास के चक्कर में पड़े हैं। हमारे यहाँ के पंडा पुजारी यह कहते फिरते हैं कि आप समुद्र के पानी को छूना मत, वरना आपका हिंदुत्व तो नष्ट हो जाएगा। तो हम उपमंडुक तो बन करके रह नहीं सकते हैं। ऐसी सोच पैदा हुई उन समाज सुधारकों के अंदर, उन बुद्धिमानों के अंदर, या आप कह सकते हैं कि हमारे उद्धारक के रूप में आए। हमारे ही देश के रहने वाले लोग विदेशों में गए, कुछ वहाँ के आधुनिकीकरण को सीखा कि हम पुराने व्यवस्थाओं में जब तक रहेंगे तब तक हम अपने राष्ट्र का उद्धार नहीं कर पाएंगे, यानी मांग के अनुसार हमें बदलना होगा। तो इस तरह स्थिति में जब हम समुद्र में छलांग लगाएंगे तब ही दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे देश की व्यवस्थाओं को सीखेंगे, कौन कितना आगे बढ़ रहा है ये सब सीखेंगे, जानेंगे, और राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है, शासन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। और हम अपने घरों में बैठे रहेंगे, अपने समाज में ही संकुचित रह जाएंगे, तो हम अपने संस्कृति की जो मूल विशेषता है उसे भी खो देंगे। और खोई दिए आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, जात पात, इस तरह की जो बुराइयां आ गई तो हमारी संस्कृति की विशेषता तो खोने लगे। जो राष्ट्र कभी से दूर हुआ करता था, आज वह हाथ पर हाथ रख करके करा रहा था। औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत विदेशी आक्रांताओं का यहाँ शासन स्थापित हो गया। हम अपने ही राष्ट्र में, अपने ही देश में अपनी बातों को कह नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो हमने देखा, हमारे समाज सुधारकों ने देखा कि
कोई फ्रांस में पैदा होता है रूसों के रूप में तो कहता है कि स्वतंत्रता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप स्वतंत्र पैदा हुए हो और जंजीरों में क्यों जकड़ जा रहे हो। तो इस तरह तमाम हुआ। तो हमारे भी राष्ट्र में इस तरह के लोग पैदा हुए तो वह लोग अपने संस्कृति के अंतर्गत जो कुछ बुराइयां आ गई थी उसे निकालने का काम किया। जैसे राजा राममोहन राय, सती प्रथा, गोविंद रानाडे, बाल विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह इत्यादि कुछ बुराइयों को समाप्त किया, कुछ अच्छाइयों को जोड़ने का काम किया। तो आदियात मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना तक हुई। मुस्लिमों में इस तरह का इस्लाम धर्म के अंतर्गत इस तरह की कुछ बातें आ गई थी कि हमें सिर्फ अल्लाह के नियमों पर चलने की जरूरत है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने देखा कि सिर्फ नियमों पर चलने की जरूरत नहीं है, राष्ट्र को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षा भी अर्जन करनी है, मानवता अपनाना है, इंग्लिश शिक्षा की तरफ बढ़ना है, तो जिससे राष्ट्र का उद्धार हो। तो अब संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत हम आपको लेकर के चल रहे हैं बच्चों। जैसा कि आपका संस्कृतिकरण के विविध प्रभाव, तो संस्कृतिकरण का क्या प्रभाव होगा। जब यहाँ के लोग विदेशों में गए, वहां से कुछ सीख करके आए, हमारे यहाँ आधुनिकीकरण की व्यवस्था जगी। 19वीं और 20वीं सदी में जब यहाँ का नौजवान हुंकार भरा कि हमें पुरानी परंपराओं को नहीं मानना है जो हमारे विकास के रास्ते में अवरोधक बन करके खड़ी है, तो ये समझ लीजिए कि हमारे संस्कृतिकरण का प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। अब आपको हम लेकर के चल रहे हैं बच्चों संस्कृतिकरण के विविध प्रभाव। संस्कृतिकरण के विविध प्रभाव क्या पड़े, तो सबसे पहला प्रभाव पड़ा जातीयकरण। संस्कृतिकरण के द्वारा ही संस्कृतिकरण का अनेक प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ा जातीयकरण, यानी हमारा समाज जातिवाद ऊंच नीच के भेदभाव में जकड़ा पड़ा था, जो कि आज तक हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर दिए हैं। चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिकरण हो, धार्मिककरण हो, वहां जात आड़े हाथ खड़ी हो जाती है। तो इस तरह की इस बुराइयों को समाप्त करने की अवधारणा भी बनी, यानी इसके खिलाफ लोग जगे और प्राय संस्कृतिकरण के अंतर्गत कुछ बुराइयां भी आई कि लोगों के अंदर जातिवादिता का एक दम्भ भी आ गया कि हमारी जाति है, वह तुम्हारी जाति है, वह उसकी जाति है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत जाति समुदाय का एक समूह पनपने लगा। तो कुछ उसमें अच्छाइयां भी आई, कुछ बुराइयां भी आई। अगला क्या है बच्चे, अगला है अनुसरण पर प्रतिबंध। संस्कृतिकरण का जब प्रभाव पड़ने लगा तो कुछ छोटी जातियों के लोग बड़ी जातियों के रीति रिवाजों को अपनाना शुरू करने की कोशिश कर गए। तो जिसका प्रभाव क्या पड़ा, जैसे कुछ बड़ी जातियों के लोग कुछ उनके रीति रिवाजों को छोटी जातियों के लोग भी अपनाना शुरू करते हैं। वो क्या, जैसे दहेज प्रथा, दहेज प्रथा का दावा, जैसे लाला, बनिया, छत्री, भूमिहार जैसी कुछ जातियों में इस तरह की बुराई अधिक थी। दहेज प्रथा का जो एक कुप्रथा रहा है हमारे समाज में, आज भी है, जीवित है, वो चल रहा है, फल फूल रहा है। सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से अब इन छोटी जातियों में भी आना शुरू हो गया। पहले लोग गरीब हुआ करते थे, अपनी माली हालत के आधार पर दहेज देने के अलावा बल्कि वधू मूल्य लिया करते थे, यानी अपनी लड़की का जहाँ विवाह संबंध स्थापित करते थे, लड़के वालों से गरीब लोग कुछ रुपया ले लिया करते थे। लेकिन आज व्यवस्थाएं बदल गई।
जातियों का कुछ अनुसरण किया और अनुसरण के अंतर्गत कुछ उनसे बुराइयां सीख लिए। जैसे दहेज प्रथा जैसा एक प्रथा आज गरीबों के भी घरों में आकर के पैर पसार लिया। तो इस तरह से संस्कृतिकरण का ही प्रभाव रहा। यही नहीं, हिंदुओं की तो बात छोड़ दीजिए, इस्लाम धर्म की हम बात बता रहे हैं। यहाँ भी दहेज प्रथा पहले महर के रूप में वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ धन देता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज इस्लाम धर्म के भी प्रथाओं में कुछ ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि वहां भी लड़की पक्ष से लोग दहेज की मांग करना शुरू कर दिए हैं और ले रहे हैं। ऐसा हमारे समाज में अनेक एग्जाम्पल आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से ये संस्कृतिकरण का प्रभाव, संस्कृतिकरण के विविध प्रभाव के अंतर्गत अवसरण पर भी प्रतिबंधन शुरू हो गया। अगला है गतिशीलता। संस्कृतिकरण के कारण कुछ विशेष रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवस्थाएं पर हम समाज के लोग विशेष प्रभाव डालना शुरू कर दिए, प्रतिबंधन करना शुरू कर दिए। तो यह भी उसकी एक गतिशीलता में प्रगति हुई है, गतिशील हुआ है समाज। कुछ जाति व्यवस्थाओं में ढील आई है। ऊंची जातियों के अनुसरण पर कुछ लोगों के छोटी जातियों के द्वारा भी अपनाना शुरू कर लिया गया है। जैसे जनेऊ धारण, मंदिर में जाना और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। यानी आज किसी की अपनी निजी मिल्कियत नहीं रह गई है। आज किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी व्यवस्था को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो गया है। यानी व्यवसाय को ही देख लो, अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जो छोटी जातियों के थे और बड़ी जातियों के लोग करना शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से गतिशीलता हुआ है, हमारा समाज गतिशील हुआ है। जैसे लोहे का काम लोहार करता था, तो आज लोहे का काम बड़े बड़े कंपनी मालिक के द्वारा उद्योगपति करना शुरू कर दिए हैं। कपड़ा धुलाई का काम धोबी करता था, आज वो रासायनिक और लॉन्ड्री के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय और प्रभु जातियां भी करना शुरू कर दी हैं। तो आज व्यवसाय के आधार पर कोई जाति बंधन नहीं रह गया है। इस औद्योगिकीकरण की वजह से संस्कृतिकरण की अवधारणा में गतिशीलता का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा है। इसके बाद अंधविश्वास में भी जो है ढील आई है। तमाम ऐसे अंधविश्वास बनते भी हैं और कुछ खत्म भी हुए हैं। एक संस्कृतिकरण की अवधारणा के ही आधार पर हम देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं बच्चों, संस्कृतिकरण की अवधारणा की आलोचना भी की गई है। यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा के आधार पर हमारे समाज में कुछ बुराइयां भी पनप गई हैं। जैसे दलित संस्कृति का लुप्त होना। दलित संस्कृति के अंतर्गत क्या है, दलितों के कुछ रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, व्यवस्थाएं थे। आज वो परंपराएं, व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। कुछ उनके जाति आधार पर रोजगार थे, आज वो रोजगार बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति लोग छीन लिए हैं। आज गरीब जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे, कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। तो उनके कुछ अपने रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवस्थाएं क्या हो गई हैं, संस्कृतिकरण के प्रभाव की वजह से समाप्त होता जा रहा है। अगला है भारत में अप्रभावशीलता का भी कदम हुआ है। भारत में कुछ ऐसा प्रगति नहीं हो पाया संस्कृतिकरण के अवधारणा के अंतर्गत जिससे आज हम दुनिया में कुछ दम्भ दिखा सकें। हमारा राष्ट्र 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आज हम प्रगति के मार्ग पर दौड़ नहीं लगा रहे हैं बल्कि रेंग करके चल रहे हैं। ये अफसोस की बात है, 21वीं सदी का भारत अब तक पूरी दुनिया का बेताज
बादशाह होने की डगर पर होने की कोशिश होनी चाहिए थी, व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ राजनीतिक, कुछ भ्रष्टाचार, कुछ नौकरशाही, लालफीताशाही जैसी बुराइयां हमारे समाज में आ गई हैं। तो इस वजह से भारत में अप्रभावशीलता का भी जो है व्यवस्था देखने को, विशेषता देखने को मिल रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं थी, जो ईमानदारी थी, वो ईमानदारी लुप्त होती जा रही है। आप तो हमें कह देते हैं 1-2% छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में, बाकी हमारे यहाँ ईमानदारी का पाठ अगर पढ़ाया जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ईमानदार वही है जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला। तो इस तरह से कुछ बुराइयां हमारे समाज में विशेष आ गई हैं, जिसे हमारी सरकार प्रतिबद्धता के आधार पर समाप्त करने की कोशिश कर रही है। नए नए कानून बन रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं बन रही हैं, और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारा संविधान इस तरह की बुराइयों को समाप्त कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। तो भारत में इस तरह का संस्कृतिकरण की अवधारणा का कुछ आलोचना इस तरह से है। अगला पॉइंट हम आपको बता रहे, संस्कृतिकरण का विघटन भी हुआ है। संस्कृतिकरण का विघटन का मतलब हम मानवता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, मानवतावादी सिद्धांतों को समाप्त भी कर दे रहे हैं। यानी हम आधुनिकीकरण के आगोश में इतना ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। आज हम स्वार्थवादिता के आगोश में इस तरह से इस दलदल में फंसते जा रहे हैं कि अपने पारिवारिक संबंधों तक को भुला दे रहे हैं। तो इस तरह से यह आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही हम इसे देख सकते हैं। अगला है बच्चे, अनेक कुप्रथाओं का जन्म हुआ है। अनेक कुप्रथाएं क्या हुई है? अनेक कुप्रथाओं का मतलब है कि आज जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, परिवार में छोटे बड़े मझले, स्त्री पुरुष, बच्चे, जिनका जो दायित्व होता था, आज वह दायित्व समाप्त हो चुका है। आज विधि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति क्या कर्तव्य है, यह कर्तव्य हम आज भुलाते जा रहे हैं। हमारे ही देश में ऐसे ऐसे राजनीतिक लोग हुआ करते थे कि उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठा दे कि इनके चरित्र पर अगर दाग है तो अपना पद तक छोड़ देते थे। लेकिन आज समाज में ऐसा देखने को मिलता है, दागदार लोग ही जो है ऊंचे पदों को बटोर करके जो है महिमा मंडित होते जा रहे हैं। संत महात्माओं में भी आप लोग देख सकते हैं कि उनकी अपनी एक मर्यादा होती थी, एक व्यवस्था होती थी, उनका अनुसरण लोग करते थे। लेकिन हमारे समाज में संस्कृतिकरण की अवधारणा के आधार पर, पश्चिमीकरण के प्रभाव के आधार पर आज हम उसे भुलाते जा रहे हैं। भाई बहन का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता पिता का संबंध, पास पड़ोस का संबंध, परिवार परिवार का संबंध, आज जैसी व्यवस्थाएं विकसित होकर के नई नई कुप्रथाओं को जन्म दे रही है। यानी स्वार्थवादिता, गला काटी स्थिति, श्वेत वसन अपराध जैसे बुराइयां भी हमारे समाज में पनपती जा रही है। उसके बाद है ऊंच नीच का भेद। संस्कृतिकरण ने उसमें जो बदलाव हुआ, उसने परिवर्तन करने की कोशिश की कि हमारे समाज में समानता का भाव पैदा हो, लोग एक दूसरे के दुख सुख को समझने की कोशिश करें। लेकिन इधर इसके उल्टा हो गया। आज अमीरी और गरीबी का सामंजस्य देखने को मिलता है, जिसे हम सामंजस्य न कह करके असामंजस्य की स्थिति कह सकते हैं। यानी आज शोषक और शोषित होते जा रहे हैं। मजदूर
किसान जैसे लोगों के बारे में आज सोचने की जरूरत है, लेकिन इस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। तो इस आधार पर इस संस्कृतिकरण की जो एक भावना पैदा हुई है, उससे इस तरह की जातिवादी व्यवस्थाएं जन्म लेती जा रही हैं और जो कि हमारी सामाजिक संस्कृतिकरण की अवधारणा का जबरदस्त आलोचना है। बाधा व समानता, ये बाधा व समानता क्या है? एक ही परिवार है जिसकी हालत ठीक है, वह इतर व्यवस्था में व्यस्त है, लेकिन उसी का भाई व्यवस्थाएं नहीं सही है, धन की कमी है, तो उसके रहन सहन, खान पान, व्यवस्था, रीति रिवाज, परंपराएं आदि में अंतर आता जा रहा है। तो इस तरह से संस्कृतिकरण की ही व्यवस्थाएं हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणाएं हैं, संस्कृतिकरण से कुछ प्रभाव भी पड़ा है, कुछ उसकी आलोचनाएं भी हो रही है, कुछ समाज में बुराइयां भी आ गई है। तो आगे हम आपको आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले में आपको हम बताएंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या रही है, उस विशेषता का चर्चा आपको जो है बताया जाएगा। आप उसे अनुपालन कीजिए और घर पर बने रहिए, पढ़िए। धन्यवाद।